अभिनव की जिंदगी रातों रात पलट चुकी थी। उसके साथ जो हुआ उस पर उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में अपने पिता की तस्वीर थी, लेकिन उस तस्वीर में वो गुस्से से भरी आंखों से राणा को देख रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो अभी के अभी राणा का सिर काटकर अपने पिता की मौत का बदला ले लेता। जब अकरम ने अभिनव को इस हाल में देखा तो बोला, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम इतने सालों तक कहाँ थे? अभिनव ने अपनी दर्द और गुस्से भरी आंखों से अकरम को देखा और बोला, पापा के जाने के बाद मेरी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई। कुछ सालों बाद मैं वहां से बाहर निकला और काम करने लगा ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। लेकिन आप लोग इस दौरान मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? अकरम ने यह सुन अपनी पलक झपकाई और कहा, ऐसा नहीं था कि हमने तुम्हें ढूंढा नहीं, लेकिन संजय के जाने के बाद माफिया वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई थी। हम उसे भी संभाल रहे थे और तुम्हें भी ढूंढ रहे थे, पर इन सब के बीच वक्त के साथ तुम्हारा चेहरा बदलता जा रहा था, इसलिए तुम्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, अब तुम आ गए हो तो मोंटी और बाकी लोग तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे। मोंटी का नाम सुनते ही अभिनव को गुस्सा आ गया था। मोंटी एक गद्दार का बेटा था। अभिनव ना तो उस गद्दार के बेटे से मिलना चाहता था और ना ही बात करना चाहता था। अभिनव ने कहा, लेकिन मुझे तो कभी मेरे पापा ने इस माफिया ग्रुप के बारे में नहीं बताया। अगर ऐसा कुछ था तो वो मुझे पहले बता सकते थे ना। तब तुम बहुत छोटे थे, शायद वो तुम्हें सब चीजों से दूर रखना चाहते थे, लेकिन मेरा यकीन करो, हम सच में तुम्हें ढूंढ रहे थे। और अब तुमसे मिलने के बाद मुरझाया हुआ द माफिया किंग फिर से जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर अकरम कमरे में रखी एक टेबल की तरफ बढ़ने लगा था। इधर अभिनव के मन में कई सारे सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राणा का राज अकरम और बाकी लोगों को पता क्यों नहीं चला और क्यों एक गद्दार का बेटा अभिनव की गद्दी पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि अभिनव अपने आप को कोई जवाब दे पाता, अकरम उसके पास आया और उसने अभिनव को 50 करोड़ रुपए का एक चेक थमा दिया। इसे रख लो। जब तक तुम वापस टाइगर की पोजीशन पे नहीं आ जाते तब तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभिनव ने अकरम के हाथ से चेक लिया और उसे देखने लगा। उसकी जिंदगी पलट तो गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब उसे नहीं मिले थे। इसके बाद अभिनव और अकरम उस कमरे से बाहर निकलने लगे। अकरम ने जाते हुए कहा, तुम्हारी असली पहचान के बारे में किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए, इसलिए जैसे जीते आ रहे थे वैसे ही जीते रहना। अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों कमरे से बाहर आ गए। इधर अनन्या चिंता भरी आंखों से उस कमरे के दरवाजे को देख रही थी जिसमें अभिनव और अकरम थे। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि उन दोनों के बीच अंदर क्या बात हो रही थी और अभिनव को आने में इतनी देर क्यों लग रही थी। इतने में देवेन ने हंसते हुए कहा, लगता है इस अभिनव को अपनी ही दवा चखने को मिल गई। इस पर सनी ने कहा, कितने दुख की बात है ना? बेचारा मरने से पहले अपनी बीवी के साथ ऐश भी नहीं कर पाया। ये सुन अनन्या को झटका लगा। वो जानती थी कि अकरम के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। अकरम सर इन जैसे गटर के चूहों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो उन्हें साफ कर देते हैं। ये भी बचने वाला नहीं है। देवेन ने कहा, हाँ, बेचारा सच में शादी करके मर गया। सनी ने कहा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अनन्या को यह सुनकर बुरा लगा। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की मौत पर खुश कैसे हो सकता था? उसने कहा, प्लीज उसके बारे में इस तरह की बातें मत करो। इस पर देवेन ने कहा, तो और क्या करे, जिसके जैसे लक्षण होंगे उसके बारे में वैसे ही तो बातें होगी। देवेन यार, वो सही कह रही है, ठीक है ना अनन्या? हम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करेंगे। वैसे भी मेरे दादाजी कहते हैं, मरे हुए लोगों के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। सनी ने इतना कहा और फिर से दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, कमरे का दरवाजा खुल गया। अकरम अभिनव को लेकर बाहर आ रहा था। अभिनव के बदन पर एक छोटी सी खरोच भी नजर नहीं आ रही थी। जब देवेन और सनी ने यह देखा तो उनका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया। देवेन ने कहा,
इसे देखकर तो लग रहा है कि अकरम सर ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। कमाल है, दोनों इतनी देर से कमरे में थे। कम से कम इतने टाइम में इसकी नाक तो टूट ही जानी चाहिए थी, सनी ने कहा। आओ, अकरम ने अभिनव से कहा और उस सबके साथ पार्टी हॉल में सबके सामने ले आया। अकरम के चेहरे पर खुशी देख सब ताज्जुब कर रहे थे। ये अभिनव है, मेरे एक पुराने दोस्त, सॉरी, ये मेरे पुराने ड्राइवर का बेटा है। अकरम ने जैसे ही अभिनव का सबसे परिचय करवाया तो देवेन और सनी खुश हो गए, लेकिन अनन्या को यह सुनकर झटका लगा। एंजॉय द पार्टी, इतने में अकरम ने कहा और अभिनव को अकेला छोड़ बाकी लोगों से मिलने के लिए निकल गया। देवेन और सनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि अकरम अभिनव को इतना भाव क्यों दे रहा था। अभिनव को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि सनी और देवेन उसके बारे में क्या सोच रहे थे। उसकी आंखों के सामने बस रह रहकर अपने पिता की शक्ल आ रही थी। उसे वो रात याद आ रही थी जिस रात को राणा ने संजय को गोली मारी थी। अभिनव को यह भी याद आया कि उसे खुद भी गोली लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होने की वजह से वो बच गया था। उधर जब अनन्या ने देखा कि अभिनव ठीक है तो वो अभिनव के पास आई और बोली, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अपने पैरों पर बाहर आ पाओगे। अच्छा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता हो रही थी? रत्ती भर भी नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी चिंता होनी चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जरा बचकर रहो, अनन्या ने कहा। इतने में सनी और देवेन भी अभिनव के पास आकर खड़े हो गए। अकरम सर ने तुझसे अंदर क्या बात की? देवेन ने पूछा। अभिनव ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, उन्होंने कहा कि अगर देवेन जैसा गधा तुमसे ये सवाल करे तो उसका जवाब मत देना। और अभिनव हंसते हुए वहां से आगे निकल गया। हरामखोर, देवेन ने उसे गाली दी, लेकिन अभिनव पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके दिमाग में इस वक्त पहले से ही कई जरूरी चीजें घूम रही थी। इसके बाद पूरी पार्टी के दौरान अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। वो दोनों अनन्या की गाड़ी में बैठ गए। अभिनव ने ड्राइवर से कहा, मेरा घर यहां से पास है, पहले आप वहां लेना। यह सुनते ही अनन्या झेपते हुए बोली, तुम ये सोच भी मत लेना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने आ रही हूं। अगर तुम्हारी खुद की हालत ऐसी है तो तुम्हारे घर की हालत कैसी होगी? मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरे घर में नहीं रहोगी तो किसके घर में रहोगी? अभिनव ने उसे छेड़ते हुए कहा, अपने ये 2 कौड़ी का लॉजिक अपनी जेब में डालो और मुझे ये बताओ कि कल तुम मेरे बिस्तर में कैसे आए? यही सवाल तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूं। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आ रही हूं, मैं अपने घर जा रही हूं। और अगर इन फ्यूचर मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ रहना पड़ा तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे घर में, मेरे बाकी नौकरों की तरह, अनन्या ने कहा और सामने देखने लगी। कुछ देर के बाद अनन्या का घर आ गया था। वो नीचे उतरी और जोर से दरवाजा लगाकर घर के अंदर चली गई। अभिनव ने पहले उसे देखा और फिर अपनी उंगली में पहनी हुई उस अंगूठी को देखने लगा। अगर आज वो अंगूठी नहीं होती तो पता नहीं उसके साथ क्या होता। अनन्या को छोड़ने के बाद अभिनव अपने घर आ गया था। अगली सुबह जब अभिनव का अलार्म बजा तब वो फिर से वही सपना देख रहा था। अलार्म की आवाज सुन वो झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने उठते ही मन सबसे पहले अकरम को धन्यवाद दिया, जिसने उसके पिता की कंपनी को इतने सालों बाद भी जिंदा रखा, लेकिन साथ ही उसे अपने पिता को खोने का मलाल भी था। इसी ख्याल के साथ अभिनव बिस्तर से उठा और अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। अकरम के हिसाब से उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब उसे अपनी पहचान छुपाने में काफी मदद कर सकती थी। अभिनव ने अपनी जेब में अकरम का दिया हुआ चेक डाला और घर से निकल गया। 1 घंटे के बाद जब वो अपनी बाइक से ऑफिस आया और कॉरिडोर में चलने लगा तो उसके पीछे से आवाज आई, ए डिलीवरी बॉय। यह आवाज उसके साथ काम करने वाले हरीश की थी। हरीश उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे ऑफिस में अपना काम करने की नहीं, अभिनव को चिढ़ाने की तनख्वाह मिलती थी। हरीश उससे ज्यादा पैसे कमाता था, इसलिए वो अभिनव को हीन भावना से देखता था। अभिनव ने कहा, कुछ काम है, मुझे देर हो रही है। बॉस तुझे बुला रहे हैं। और कल बिना बताए कहाँ चला गया था तुम? अपने बाप की बारात में? ये सुन अभिनव की नसें गुस्से में फटने को आई थी। वो चाहता तो अभी हरीश के सारे दांत एक मुक्के में अलग कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को शांत किया और उसकी बात का जवाब दिए बिना
अपने बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग सर। अभिनव ने कैबिन के दरवाजे में से थोड़ा सा झांकते हुए कहा। सामने बैठे उसके मोटे से बॉस ने उसे चिड़ी हुई नजरों से देखा और फिर अंदर आने का इशारा कर कहा, ऐसा क्या गुड है इस मॉर्निंग में? अभिनव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे में उसके बॉस ने आगे कहा, तू कल बिना बताए एब्सेंट कैसे हो गया है? अभिनव के पास इस बात का भी कोई जवाब नहीं था। वो चाहता तो अपने बॉस को कोई बहाना बनाकर टाल सकता था, लेकिन अभिनव झूठ नहीं बोलना चाहता था। ऐसे में उसके बॉस ने फिर से कहा, तुझे पता है कि कल कितनी सारी डिलीवरीज थी? तेरी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा भी है तुझे? पर सर, मुझे महीने में एक कैजुअल लीव तो मिलती है ना। तो फिर शट अप। काम तुझसे होता नहीं, बस बहस करने आ जाता है। ये कंपनी क्या तेरे बाप की है? ये सुनते ही अभिनव का पारा गर्म हो गया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और घूरते हुए अपने बॉस को देखने लगा। घूर क्या रहा है? अपना सामान बांध और चुपचाप निकल यहां से। यू आर फायर्ड। अभिनव को यह सुनकर झटका नहीं लगा। असल में वो जानता था कि उसके साथ ऐसा कुछ बहुत जल्दी हो सकता था। उसका बॉस और देवेन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कल पार्टी में अभिनव ने देवेन को जिस तरह से जवाब दिया, उससे उसे समझ आ गया था कि आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा। ऐसे में अभिनव ने बॉस से कहा, ठीक है सर, मैं जा रहा हूं। इस महीने मैंने जो भी काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी तुझे 10,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। शुक्र मना मैं वो नहीं मांग रहा हूं। अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने पूरे महीने काम किया है। एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। अच्छा रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटक आओ बाहर साले को। बॉस के मुंह से ये सुनते ही वो चारों अभिनव पर धावा बोलने के लिए टूट पड़े, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी थी। उसने किसी का हाथ तोड़ा तो किसी का पांव, किसी के पेट में मुक्का मारा तो किसी की पीठ पर लात। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस ये देख भौचक्का रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर बोला, सैलरी। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉअर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हुए हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और बॉस की गर्दन छोड़ वहां से बाहर निकलने लगा। इससे पहले कि वो बाहर आता, उसने बॉस की आंखों में देखा और बोला, एक बात याद रखना, आज के बाद अगर किसी के बाप पर गया तो गर्दन तेरी होगी और पंजा मेरा। ये सुन बॉस के होश उड़ गए थे। उसे पता था कि अभिनव एक गुस्सैल आदमी है, लेकिन उसने कभी उसका गुस्सा देखा नहीं था। इधर अभिनव भी जब ऑफिस से बाहर आया तो उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। अभिनव ने फोन उठाया और बोला, हेलो टाइगर, अकरम। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूँ बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर में पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर बड़ा आदमी उसके नाम से थर थर कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। पर क्या वो बलराज का बॉस बन पाता? क्या वो अपने पिता के दोस्त को अपना दोस्त बना पाता? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर।